हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। यह सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए खास है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी में आपको पता होना चाहिए कि सीएचएसएल होता है, सीपीओ और सीजीएल। तो अगर आप सीएचएसएल के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, कुछ पेपर्स तो हुए लेकिन कोरोना के चलते पेपर अब पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो आगे आपका एग्जाम होने वाला हो या सीजीएल का एग्जाम हो या फिर आप सीपीओ की तैयारी करते हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन दोनों एग्जाम्स में अंग्रेजी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो यहां मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस पेपर हल कैसे करें। ठीक है, इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर कैसे हल करना चाहिए। और उससे भी पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या आपको प्रैक्टिस पेपर हल करना भी चाहिए, क्या होता है प्रैक्टिस पेपर हल करने से। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन हम करेंगे। एंड तक देखना सेशन को। आपको निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसी चीजें पता लगेंगी जो आप मिस कर रहे होंगे, और अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात बता दूं कि देखो, प्रैक्टिस पेपर हल करने की बात ये दिमाग में आनी कब चाहिए। ये तब दिमाग में आनी चाहिए जब, देखो, आप अगर नए नए तैयारी करने में जुटे हैं, आपने कहीं से सुना, कहीं से आप इंस्पायर होकर आए कि एसएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एसएससी में जो भी पोस्ट ऑफर की जाती हैं बहुत ही अच्छी पोस्ट होती हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, और आप इंस्पायर हुए कहीं से, आपने कहीं से सुना और आप तैयारी में लग गए। ठीक है, तैयारी में जब आप लग जाते हैं तो उस समय तो मैंने जो एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव ही मैं साझा कर रहा हूँ आपके साथ। तैयारी में जब लग जाते हो और नए नए जब स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं, तो मैं भी अक्सर पूछता हूँ ऑफलाइन क्लासरूम में कि भाई आप क्यों तैयारी करना चाहते हैं एसएससी की। तो यकीन मानिए कि अगर 100 स्टूडेंट्स भी क्लास में होते हैं तो 100 में से 10 स्टूडेंट्स के अतिरिक्त जो बाकी के 90 स्टूडेंट्स होते हैं, 90 स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस बात का जवाब ही नहीं दे पाते कि क्यों करना है। बस वैकेंसी निकली हुई है इसलिए हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो ये तय करिए कि आप उस 90 की भीड़ का हिस्सा हैं या फिर 10 में आप शामिल होते हैं। अगर आप उस 10 में शामिल हैं कि आपके पास एकदम सटीक रिप्लाई है कि भाई मैं इसलिए तैयारी करना चाहता हूं, हो सकता है कारण ये हो कि भाई मेरे घर में कोई मेरा भाई है, मेरी सिस्टर है, मेरे कोई पड़ोस में कोई भैया हैं, है ना, वो अगर कहीं बढ़िया पोस्ट पे पहुंच गए हैं, उनसे इंस्पायर होकर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, या फिर आपने कहीं से सुना था एसएससी के बारे में और आपने थोड़ा सा रिसर्च किया, पता लगा कि बढ़िया पोस्ट इसमें है, एक अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी अगर एसएससी में आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो। ठीक है, या फिर आप ये कहें कि भाई मेरा तो सपना ही था कि मैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में बनूंगा, एग्जामिनर बनूंगा, कस्टम एक्साइज में जाऊंगा, सीपीओ में, है ना, एसआई लग जाऊंगा। तो ये सब अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो थोड़ी सी जर्नी आसान हो जाएगी, सबसे पहली बात। ठीक है, अब ये कब शुरू करना चाहिए प्रैक्टिस पेपर, पहले मैं इस बात पे आऊंगा, उसके बाद में आऊंगा कि कैसे हल करना चाहिए। तो ये शुरू कब करना चाहिए, ये स्टार्ट तब करना चाहिए आपको जब आप भी, जैसे आप नए नए आप लगे हैं तैयारी करने के लिए, और अगर आपने थोड़ा सा जान लिया है अंग्रेजी में, क्योंकि कुछ अजीब अजीब से शब्द सुनाई देते हैं आपको शुरुआत में, पैराजंबल, पीक्यूआरएस, टीचर बोलता है क्लास में, पीक्यूआरएस करवाया जाएगा, क्लोज टेस्ट करवाया जाएगा, है ना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स तो खैर सुने हुए होंगे आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगी, कॉमन एरर्स आएंगी, है ना, आरसी करवाया जाएगा। तो जब आप इनसे एक आपका परिचय हो जाए इन सब चीजों से, एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लें कि हाँ भी क्लोज टेस्ट इस बला का नाम है, पीक्यूआरएस इसे कहा जाता है, आप जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं वो इस तरीके से हमें याद करना है, क्या रटने से काम चल जाएगा, या फिर जैसे बैंक में आते हैं क्वेश्चंस, बैंक में रटने से काम नहीं चलता है, बैंक में कंटेक्स्ट देखना पड़ता है, तो किस तरह का, मतलब एक बार माइंडसेट बना लें आप। तो ये उस समय की बात है, ये उस समय आपको सोचना स्टार्ट करना है जब एक बार आप सिलेबस से गुजर चुके हों, जब एक बार आपने पाठ्यक्रम पूरा एक बार आंखों से निकाल लिया हो। आंखों से निकालने का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आने लग गया हो शुरू से ही, मतलब आप अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया हो, लेकिन एक बार ये जो वर्ड्स हैं, जो नई टर्मिनोलॉजी में आप प्रवेश करते हैं, जो नए नए शब्दों से आपका सामना होता है, ये शब्द अगर आपने सुनने के बाद ये लगने लग जाए कि हाँ भाई क्लोज टेस्ट इस चीज को बोलते हैं, आरसी ये है, पीक्यूआरएस इस तरीके से होता है, अब वो इस तरीके से होता है, इतना पता है, कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूं वो नहीं पता है, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि हाँ पीक्यूआरएस ऐसे सोल्व होगा, कॉमन एरर इसे कहा जाता है, एरर निकालना है इसमें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसे कहा जाता है, आरसी इसको बोलते हैं। उसके बाद पेपर सेट की बारी है, पेपर सेट हल करना चाहिए। अब प्रश्न ये बनता है कि भाई क्यों हल करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि वाई, क्यों हल करें। तो बहुत सीधी सी बात है, कितना ही बड़ा स्टार हो, चाहे आप क्रिकेट अगर देखते हो तो मैं कितने बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम बता दूं, चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हों, वर्तमान विराट कोहली हों, एमएस धोनी हों, युवराज सिंह रहे थे, अगर ये कितने भी महान प्लेयर हों, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इनका रिजल्ट जो आप चाहते हो ना वो नहीं आता है।
दर्शकों, हम लोग दर्शक ये उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से पिच पर आते हैं, ये अच्छे रन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। हर दिन ये प्रैक्टिस, नेट सेशन प्रैक्टिस करके ही ये एक रियल मैच में उतरते हैं। ठीक वैसा ही है, जब हमें हमारे एग्जाम में उतरना होता है, जब भी एग्जाम होता है CGL का, CHSL का, CPO का, उससे पहले बहुत अच्छी से मेहनत करनी पड़ेगी, वो नेट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि आप एक वास्तविक जो आपका एग्जाम है उससे पहले इतने सारे एग्जाम से गुजर जाएं कि आपको वास्तविक एग्जाम भी ऐसा लगे कि ये रूटीन का हिस्सा है, ये कुछ नया नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना तो आपको करना ही चाहिए कि जब आप फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम में उतर रहे हैं, तो उस समय आपको लगना चाहिए कि मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम दिए हैं, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। बहुत ही एक फैसाइल टास्क है। फैसाइल समझते हो, FACILE, बहुत ही ईजी टास्क है। तो ये सब कुछ इसलिए जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई कैसे करें, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, सोच लिया क्यों करना है, तो खैर पता भी होगा आपको, टीचर लोग बताते भी होंगे, आप लोग भी कहीं से सुनकर या प्रेरित होकर खुद से समझ जाते हैं कि यहाँ प्रैक्टिस तो करनी है। ये तो बचपन से सुनते हैं, प्रैक्टिस तो करनी है। कैसे करनी है, तो इसके लिए पहले देखो 2 मोड होते हैं इसमें, एक ऑफलाइन मोड होता है एग्जाम का, एक ऑनलाइन। चूंकि एग्जाम तो आपका ऑनलाइन ही होगा, लेकिन पहले आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लें, शुरुआत कर लें ऑफलाइन से, फिर धीरे धीरे आप ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को। अब ऑफलाइन टेस्ट के लिए आप एक अच्छी सी प्रैक्टिस पेपर खरीदें, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो वो प्रैक्टिस पेपर, एक अच्छा सा प्रैक्टिस पेपर। अच्छा प्रैक्टिस पेपर का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस वहां पे होंगे। एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है ना, उनमें क्वेश्चंस इधर से उधर ही हैं, बस शफल किए हुए हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन किसी बुक में दे रखे हैं आपको। आप एक प्रीवियस ईयर पेपर सेट्स की बुक खरीद सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सेट की। ठीक है, उस बुक को लाने के बाद, जैसे मान लो मेरे पास एक पेपर सेट है ये, ठीक है, ये MB पब्लिकेशन का पेपर सेट है, और यहाँ पे अभी जो मैंने एक ओपन कर रखा है पेज, दिखाई नहीं देगा शायद आपको, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर फर्स्ट 2019 में पेपर आया हुआ है। क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उसका पेपर देखने से आपको एक अंदाजा हो चलता है कि भाई हमें कैसी अप्रोच रखनी है, कैसे आयोग जो है वो प्रश्न पूछ रहा है इन दिनों में। ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है इन दिनों में, वो एक जानकारी मिल जाती है। इसलिए हम हमेशा एक याद रखें, प्रीवियस ईयर पेपर सेट जब सॉल्व करना शुरू करें तो बिल्कुल पीछे से, मतलब कहां से पीछे से, मतलब यहां तो पीछे है और वैसे ये लेटेस्ट है, सबसे पहले पेपर कौन सा लगा है, अभी हाल ही में रिसेंट जो पेपर्स हुए हैं ना, वो सॉल्व करने शुरू करने हैं आपको। ठीक, अब क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज आपको जो पेपर सेट है उसके लिए जब सॉल्व करना शुरू करते हैं, उसके लिए एक तो आपको छोटे बच्चे की तरह पेंसिल रखनी है, पेन नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि पेन से सॉल्व करोगे तो एक बार पेपर देने के बाद में दूसरे बार वो किसी काम का नहीं रहेगा और फिर से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक तो पेंसिल से ही अप्रोच रखें आप। दूसरी चीज, स्टॉप वॉच का प्रयोग करें। स्टॉप वॉच मोबाइल में होगा आपके पास, उसका प्रयोग आप करें पेपर सेट सॉल्व करने के लिए। कई बच्चे पूछते हैं, मैं प्री की बात कर रहा हूं पहले, कई बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर में कितना समय लगना चाहिए। अब आप एक बात समझो कि जब 1 घंटा ही आपको मिलता है, 1 आवर मिलता है प्री के लिए, मैं अगर CGL की बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स में जब 1 घंटा मिलता है तो उसमें आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। हो भी सकता है कई बार तो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उसके चलते आप बराबर तो नहीं बांट सकते कि 15-15 मिनट प्रत्येक को दे दें। तो इंग्लिश एक ऐसा चीज है जो अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप उसमें टाइम कम लगा सकते हैं। खैर, शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो कि शुरुआत में हो सकता है 15-16 मिनट लगते हो आपको, कोई खास बात नहीं है। शुरुआत में 15-16 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे 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 इस टाइमिंग को हमें बहुत कम लेकर चलना है। लास्ट में कोशिश करेंगे 8 से 10 मिनट में पेपर हो जाए। तो मैं बता रहा हूं कैसे शुरुआत करनी है। देखो 2019 में जो पेपर आपसे पूछे गए थे उसमें देखा मैंने कि भाई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, पहला क्वेश्चन पूछ लिया सिनोनिम का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपसे पूछा है क्या, वन वर्ड पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, इनडायरेक्ट पूछ लिया। फोर्थ सेंटेंस में आपसे
जैसे PQRS होते हैं वैसे पैरा जंबल पूछ लिया, ABCD दिया गया था, फिर आपसे पूछा एरर, फिर आपसे पूछा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिर क्लोज टेस्ट आ गया। कहने का मतलब सबसे बड़ी बात आपने नोट की हो कि कोई भी एक सीक्वेंस नहीं है, एकदम जिग-जैग ऑर्डर में आपसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आपसे जो प्रश्न पूछने का तरीका है, पहले के टाइम पे जो प्रश्न पूछे जाते थे तो ऐसा था कि भाई सिनोनिम पूछ रहे हैं तो पहले 2 सिनोनिम पूछ लिए, ठीक है, फ्री हो गए हम सिनोनिम से, आगे सिनोनिम्स नहीं मिलेंगे। फिर आगे एंटोनिम्स पूछ लिए तो 2 एंटोनिम्स पूछ लिए, उसके बाद में एंटोनिम्स नहीं आएंगे। वन वर्ड का एक निश्चित सेक्शन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक निश्चित स्लॉट है, ऐसे क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, इस तरीके से। लेकिन अभी अब 2019 में आपने देखा, या पहले भी एक बार आया था CPO के एग्जाम में, कि एकदम जिग-जैग ऑर्डर में कि पहला सिनोनिम है तो सिनोनिम कहीं और भी आ सकता है, एंटोनिम है तो एंटोनिम कहीं और भी आ सकता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इस तरीके के पेपर सेट से इतनी बार गुजर जाएं कि आप माइंड सेट आपका इस तरह से हो कि जब आप वास्तविक परीक्षा में अपीयर हों तो आपको कोई डर ना लगे, आप पैनिक ना हो, आपको लगे कि हाँ मैं इतनी बार ये चीजें निकाल चुका हूं कि मुझे पता है कि हाँ सिनोनिम यहां पूछा है तो कहीं और भी आ सकता है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। सबसे पहली चीज, इंस्ट्रक्शन को केयरफुली आपको रीड करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये चीजें, ये लाइन जो है आपने मैंने बहुत बार बचपन में सुनी है ना। स्कूल टाइम में भी जब एग्जाम थे ना तो टीचर कहा करते थे पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ो। ये जरूरी है अब, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो कई बार आनन फानन में, जल्दीबाजी में सिनोनिम की जगह एंटोनिम कराते हैं, एंटोनिम की जगह सिनोनिम कराते हैं। खास करके इन 2 सेक्शंस में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो एक तो अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि क्या हमें करना है, पहली चीज। दूसरा, मैंने कहा कि पेंसिल से अप्रोच करनी है आपको, आप टाइम लगाएं, है ना। आप जो पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर टाइम लगाइए। टाइम लगा दिया कि भी मैं पेपर सेट मैंने सोल्व करना शुरू कर रहा हूं, 10:40 हुए हैं, यहां से मुझे सोल्व करना है। और मुझे अब जो भी आपका एक शुरुआत अगर है तो मैंने कहा कि 15 मिनट तक सेट करो, या शुरुआत नहीं है, आप 10, 15, 20 पेपर निकाल चुके हैं तो इसको कम लेके आओ, 12, 13 मिनट पे लेके आओ। 40 पेपर पे पहुंच चुके हैं तो हो सकता है कि 10 मिनट में ही आप कर दो। तो मान लो आपने एक टाइम सेट कर दिया कि मुझे 10:55 तक ही करना है। ये एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए, इसकी स्टॉप वॉच में टाइम सेट कर लो कि 15 मिनट में मुझे एनी हाउ जितना भी हो पाता है 15 मिनट में ही इससे निपटना है। ठीक है, अब जो भी आपने किया उसमें सबसे पहले, जो मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने जैसे तैयारी करवाई है स्टूडेंट्स को, अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आए हैं। आप सबसे पहले सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको अप्रोच करो। पूरे पेपर में सबसे पहला काम ये कर सकते हो, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस। लेकिन एक बताऊं मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास MB का पेपर सेट है, अगर आप इसी को सॉल्व कर रहे हो, आपने शुरुआत ही की है, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसके पीछे आप देखोगे तो आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो साथ में दे रखे हैं यहाँ पे। हालांकि ये बुक इससे भी अच्छे तरीके से और हो सकता था कि अंग्रेजी से अंग्रेजी में ही मीनिंग देता, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये इंग्लिश टू हिंदी आपको दे रखे हैं वर्ड मीनिंग। तो पहले तो आप पेपर सेट निकालने से पहले, शुरुआत करने से पहले इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, कि इसमें दे रखा है एलिंग, एलिंग का मतलब बीमार है, पंक्चुअल दे रखा है, समय का पाबंद है, परसुएट दे रखा है तो किसी बात के लिए राजी करना है। आपने मतलब अच्छे से इसको देख लिया और एक डिक्शनरी की सहायता से आपने एक बार इसको अंग्रेजी में मीनिंग लिख लिए। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ही याद करें, क्योंकि इंग्लिश वर्ड का मीनिंग अगर इंग्लिश में ही याद करते हो तो बड़ा आसान है आपके लिए, क्योंकि आप इंग्लिश से हिंदी में जा रहे हो और अल्टीमेटली जाना तो अंग्रेजी में ही है। एग्जाम में तो क्वेश्चन आपका हिंदी में आने वाला नहीं है। तो ये आप वर्ड्स याद करो, पहला काम। वर्ड्स याद करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि जब आप पेपर सेट सोल्व करना शुरू करते हो तो इन्हीं वर्ड्स में से प्रश्न पूछे गए थे आपसे, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे ये आ रहा है। अब आप ये कहोगे सर ये तो आपने कह दिया कि भाई ये पेपर मैंने सोल्व किया, इसमें तो हो गया, एग्जाम में कैसे होगा। भाई आप ये तरीका शुरुआत करो, इतना नहीं सोचना है, ये शुरुआत करो। केवल आपने पेपर सेट सोल्व करने से पहले जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो पीछे दे रखे हैं पेपर सेट के, वो अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद पेपर सेट करना स्टार्ट करना है। 15 मिनट का आपने टाइम सेट किया, स्टॉप वॉच आपने ऑन कर लिया, आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना शुरू किया, फिर सबसे पहले अप्रोच किया सिनोनिम को, एंटोनिम को, वन वर्ड को, इडियम्स एंड फ्रेजेस को। क्या कारण है पहले हम इन्हीं को सोल्व करें? कारण ये है कि भाई ये जो वर्ड्स हैं अगर आपको आ रहे हैं तो आ रहे हैं,
नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। अब इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं भी, कोई वर्ड है उस वर्ड का मतलब पता है तब कर पाओगे, मतलब नहीं पता है, देखा हुआ ही नहीं है, कहाँ से करोगे? सोचने वाली बात इसमें है ही नहीं। तो इसलिए पहले ये कर लो, निपट लो इनसे। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको इतना पता लग जाएगा कि हाँ ये मेरे वश में है और ये मेरे वश में नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए किस में, उसके बाद आप कॉमन एरर्स में आ जाइए और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाइए। ये दोनों ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। आपने चूंकि ग्रामर एक बार पढ़ ली होती है तो आपको वो रूल्स, वो कॉन्सेप्ट्स बार बार में, एसएससी में तो क्या है, वो कॉन्सेप्ट बार बार में रिपीट होते हैं। अगर आपने बहुत सारी एरर्स टॉपिक वाइज निकाली हुई होती है तो फिर आप कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। ठीक है, इसके बाद की बात है भाई, एक इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड वो भी आता है। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड हो या इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड हो, ये भी इसी में शामिल कर लो कि स्पेलिंग आपने देखी, आपका दिमाग खुद बता देगा कि हाँ मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है, मेरे वश में नहीं है, छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। आपको लगता है कि हाँ मैंने देखा हुआ है, मुझे अच्छे से पता है, तो ही करना है। ठीक है, कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर आप PQRS वाले सेक्शन में आ जाओ, जो सेंटेंस पैराजंबल जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट या पैसेज जो भी आपको दे रखा है उसमें आ जाओ। तो एक सीक्वेंस ये रखोगे तो आपके चांसेस कुछ ज्यादा होंगे अच्छा स्कोर करने के। मैं बात कर रहा हूं कि कैसे शुरुआत करनी है। ठीक है, तो एक तो आप ध्यान रखें, पेपर सेट आपको हर दिन लगाना है। एक पेपर हर दिन ऑफलाइन से स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे आपका खुद की आत्मा कह देगी आपको, आपकी कॉन्साइंस बता देगी आपको कि हाँ अब आप ऑनलाइन पे शिफ्ट हो सकते हैं, मुझे अच्छे से मजा आने लग गया है। मजा आने लग जाए तब तक आप ऑफलाइन में लगे रहो। कच्ची पेंसिल से करना है, इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड पहले करो, फिर कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आ जाओ, फिर PQRS पे आ जाओ, फिर क्लोज टेस्ट और RC पर आ जाओ। क्योंकि ये जो सेगमेंट है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है ना, इसको आराम से ऐसा लगे कि हाँ अंतिम पार्ट में पहुंच चुके हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब इसमें एक बात ये भी है कि हर एक पर टिक नहीं लगाना है कि मुझे तो करके ही आना है। कई बच्चे कसम खा के जाते हैं कि सर मुझे तो 25 के 25 करने ही है। वो टाइम नहीं है। कंपटीशन में डिफरेंस वहीं आता है जहां पे आप समझदारी से डील करते हैं। अगर आपको पता लग रहा है, आपकी कॉन्साइंस ये कह रही है कि हाँ मुझे आता है, तो ही आप आगे बढ़ें। आपको कह रहा है, आपका मन तो बता ही देता है आपको कि भाई आपसे नहीं हो रहा है, आपके वश में नहीं है, ये देखा हुआ ही नहीं है, तो ड्रॉप करने में भलाई है, नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है इसमें। इस तरीके से करें आप। अच्छा जी, अब इसके बाद सबसे बड़ा गेम स्टार्ट होता है पेपर सेट देने के बाद। क्योंकि कई बच्चे पेपर सेट लगाते हैं और पेपर सेट लगाने के बाद में यूं कहते हैं कि सर हमने तो पेपर दे दिए 100 पेपर दे चुके, और आपने तो कहा था सर पेपर सेट लगाओगे तो नंबर अच्छे आएंगे, हमारे तो नहीं आ रहे। इसका सही गेम यहीं से स्टार्ट होता है। आपने पेपर सेट दिया, उसके बाद में उसको चेक भी तो करेंगे आप। पीछे चूंकि आंसर शीट होती है इसकी, चेक करिए वही कच्ची पेंसिल से एक रफ एक पेज ले लीजिए, उस पेज पे लगा लो कि हाँ मेरा पहला क्वेश्चन सही हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा सही हुआ, फोर्थ सही हुआ, फिफ्थ गलत हुआ। जो भी आपने एक स्कोर किया है वो ईमानदारी से इस पे लिख दो। मान लो आपका स्कोर रहा 22.5 नंबर 50 में से, लेट्स से आपके ये स्कोर रह गया 22.5 रह गया, 22.5 आउट ऑफ 50। बिल्कुल स्वीकार करना है। ये माइनस में भी आता है, नेगेटिव मार्क्स भी आते हैं, तो भी स्वीकार करने हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, शुरुआत ऐसे ही होती है। मैंने तो कुछ ज्यादा स्कोर लिख दिया, शुरुआत तो बहुत ही 4 नंबर, 3 नंबर, कई बार तुक्के लग जाते हैं, 8 नंबर भी आ गए, 10 नंबर भी आ गए, ऐसा भी होता है। तुक्कों से तो खैर बचना ही बचना है, धीरे धीरे आपको ये आदत पड़ जाएगी इस चीज की। तो आपका स्कोर रह गया ये। अब आप करो इसका एनालिसिस, पूरा एनालिसिस, पूरा निचोड़ कि ये 22.5 नंबर आ रहे हैं, ये तुक्के से आ रहे हैं या वास्तव में। एक तो खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद से तो झूठ बोलना ही नहीं है, खुद से तो एटलीस्ट सच बोलें आप कि भाई आपको पता है कि भाई ये मैंने जो किया था क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई बेइज्जती वाली बात तो है नहीं कि कोई पब्लिक कोई मैटर है, ये पब्लिक कोई डोमेन में आपका रिजल्ट डाला जा रहा है कि 22.5 नंबर आए हैं भाई इस बच्चे के, तो ये बेइज्जती वाली बात हो गई, 3 नंबर आए हैं इसके। ऐसा नहीं है, ये आपका खुद से खुद की लड़ाई है, खुद से खुद का कॉम्पिटिशन है। तो ये आपने स्कोर जो लिया है, अब उसको एनालिसिस करने की बारी है। एनालिसिस किया आपने, कैसे किया? एक नोटबुक डालेंगे इसके लिए आप, और उस नोटबुक के अलग अलग पार्ट्स डिवाइड कर लीजिए। एक अच्छी सी नोटबुक डाल लो, मोटी सी नोटबुक डाल लो, अच्छे पेजेस वाली, उसमें पार्ट डिवाइड कर लो। 4, 5, 10 पेज आप रख दो सिनोनिम के, क्योंकि लंबी लड़ाई है, लंबी एक ये यात्रा है। दूसरा 10 पेज रख दिया आपने एंटोनिम्स के,
10-15 पेज कर दिए सिनोनिम वन वर्ड के, 10-15 कर दिए इडियम्स एंड फ्रेजेस के, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के, ऐसे अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर लो और उसमें आप डालो पेपर नंबर 1, आपने जिस भी डेट को दिया था उस पेपर नंबर 1 में जो आपका सिनोनिम का सेक्शन था उसमें आपको ये नई चीजें मिली। एंटोनिम वाले पेजेस पे जाओ और उस पे लिखो कि हाँ मुझे ये चीजें नहीं मिली। फिर वन वर्ड वाले पे जाओ, मुझे ये वन वर्ड नया मिला वही। अगर आपको आ रहा था तो लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको पूरी तरीके से एनालिसिस करो, इसका पूरा निचोड़ निकालो कि ये 22.5 नंबर मेरे आ रहे हैं। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, 22.5 नंबर जो आ रहे हैं वो वास्तव में मेरे इतना ही मेरे आ रहे हैं या कोई 1-2 तुक्का लग गया था या 1-2 मुझे आते हुए भी गलती हो गई थी। ये आपकी अपने आप से एक फाइट है, ठीक है। इतना आपने समझा, उसके बाद पेपर नंबर 2 पे आ जाओ। अगले दिन पेपर नंबर 2 पे आ जाओ। पेपर नंबर 2 जब आप अपीयर हो रहे हैं, जब आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका पहला ड्यूटी क्या होनी चाहिए? पहली ड्यूटी ये होनी चाहिए कि आपने जो पेपर नंबर 1 में जितने भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड या फिर कोई ग्रामर का रूल या कॉन्सेप्ट आपने वहां मिस कर दिया था, वो सब आप पढ़ें। पहले वाले पेपर वाले पढ़ के आओ, फिर दूसरे पे आ जाओ, दूसरे में अपीयर हो आप, और फिर वही कन्विक्शन कि पहली चीज मैं इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ूंगा, दूसरी चीज मैं 15 मिनट में पेपर को कंप्लीट कर दूंगा। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, सेकंड पेपर की बात ही कर रहा हूं, ठीक है। फिर तीसरी चीज मुझे कच्ची पेंसिल से करना है, मुझे जो गलत है वो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है वो नहीं करना है, मैं वही करके आऊंगा जो मुझे आता है। ये आपको कन्विक्शन, ये आपका एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। फिर आप पेपर के लिए बिल्कुल वैसी अप्रोच, पहले सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस करना है और उससे पहले में क्या करना है, पेपर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो पीछे दे रखे हैं ऑफलाइन के अंदर, ऑफलाइन का महत्व इसीलिए तो है क्योंकि एसएससी में 60-65% पेपर रिपीट हो जाता है। रिपीट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन हूबहू उठ के आ जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मैंने बहुत बार इस फेज से निकला हुआ हूं, ठीक है। तो वो आपको ये पेपर के डिफिकल्ट वर्ड्स देख लिए, फिर आपने करना शुरू किया उसी तरीके से, ठीक है। स्टॉप वॉच वगैरह सब आपने यूज कर लिया, फिर उसका स्कोर जो है वो लिखें। एक मेरा एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि शुरुआत में हो सकता है कि 5 पेपर्स तक आपका स्कोर कुछ ठीक आ रहा हो और 6 पेपर से जब से आपकी सिंसियरिटी लेवल बढ़ेगा तब से नंबर कम आने भी शुरू हो जाएं। ऐसा भी होता है कई बार आपके मार्क्स कम होने शुरू हो जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है कि अभी कम कैसे होने लग गए, मान लेना कि उसी दिन से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। यह एग्जाम्पल मैं बहुत बार सेमिनार्स में, क्लासरूम में देता रहता हूं कि शुरुआत के अंदर नंबर आपके अच्छे भी आ सकते हैं और लेकिन 5-7 पेपर के बाद जब आपका सिंसियरिटी लेवल डेवलप होगा उस समय नंबर आपका कम भी आएंगे, क्योंकि शुरुआत में आप तुक्के लगा सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री महसूस करते हैं और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। लेकिन 5-7 पेपर के बाद में आपकी गंभीरता जब बढ़ती है, आपको लगता है कि नहीं मैं इस रेस का हिस्सा हूं, मुझे अच्छे से कंपीट करना है, मेरे को साथी से नंबर अच्छे लेकर आने हैं, मुझे अब गलती नहीं करनी है, तो उस समय आपका हाथ ऑटोमेटिक रुक जाता है कि मुझे गलत नहीं करके आना है। तो ऐसा होता है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस दिन मान लेना कि अब से मेरी यात्रा शुरू हुई है, अब से मैं अच्छा करूंगा। समझ रहे हो? दूसरा पेपर किया, फिर से आपने स्कोर लिखा, ऐसे ही तीसरा पेपर किया, तो पिछले 2 पेपर्स का जो भी सार था, सिनोनिम था, एंटोनिम था, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी पेपर निकाल लिया, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या प्रैक्टिस पेपर हो या कोई प्रीवियस ईयर पेपर हो, व्हाटएवर, आपने कोई भी पेपर निकाल लिया है एक बार, उसमें से अगर कोई भी रिपीट होती है कोई चीज, चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, चाहे कॉमन एरर हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कुछ भी रिपीट होता हो तो गलत नहीं करोगे। इस कसम को लेकर आगे बढ़ना है कि वो गलत तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है और मेरी नजरों से निकल चुका है, तो मैंने इतना अभ्यास उस पर किया है कि वो गलत नहीं होगा। दूसरे पेपर में गए तो पहले वाली सब चीजें याद हैं, तीसरे में गए तो दोनों की पिछले वाली सब याद हैं, फोर्थ पेपर में गए तो पीछे के तीनों की अच्छे से मुझे याद है, 5वें पेपर में गए तो पीछे के चारों पेपर्स का निचोड़ मुझे अच्छे से पता है। अगर पेपर 40 में चले गए तो 39 पेपर जो पहले हुए हैं वो सारी लिस्ट मुझे पूछ लो, मुझे पता है। और ये जो नोटबुक आपने डाली है ना, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम रेगुलर तरीके से आप नोट करते जा रहे हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जब आप अपने रियल एग्जाम में जाओगे तो ये सब रिपीट करके जाओ, क्योंकि ये वो चीजें थी जहां पे आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी। अगर इनमें से कुछ आ गया तो मैं गलत नहीं करूंगा। ये एक बिल्कुल सटीक तरीका है। कई बच्चे पूछते हैं सर प्री है ये तो, मेंस का बताओ। तो भाई मेंस जो है वो बिल्कुल अलग नहीं है। मेंस और प्री दोनों मैं तो इक्वली रखता हूं, ये कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। ऐसा थोड़ी ना है कि मेंस में कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि मेंस में इजी हो आते हैं क्वेश्चंस, है ना। कभी आपने पेपर दिया हो तो आप ये पता लग जाएगा आपको इजी हो आते हैं।
बस फर्क ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या 200 होती है, यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या 25 होती है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ अगर 2-3 सिनोनिम है तो यहाँ आपसे हो सकता है 5-6 पूछ लिए जाएं, यहाँ पे कॉमन एरर 2 है 3 है तो यहाँ आपसे आप 10-20 पूछ ली जाएंगी, यहाँ पे नरेशन का एक प्रश्न है तो यहाँ 25 पूछ लिए जाएंगे। और क्या फर्क है, प्रैक्टिस ज्यादा मांगेगा बस। तो वीक में एक दिन जब आप 10 पेपर दे चुके हो, 15 पेपर दे चुके हो प्री के, तो वीक में एक दिन आप मेंस वाले पेपर की ट्राई भी कर सकते हैं, है ना, ताकि आपको और अच्छे से, देखो जितनी सिटिंग करोगे, जितना आप एक चीज में डूबोगे, जितना टाइम बिताओगे, उतना ही प्रेम होता जाएगा इन चीजों से। प्रेम करने के लिए सबसे बड़ी चीज है टाइम बिताना। टाइम लगाओगे तो अपने आप इन चीजों से अटैचमेंट होता जाएगा, ऑटोमेटिक अटैचमेंट होगा आपका, और फिर खुद आप हटोगे नहीं, आप डटे रहोगे इस लाइन पर। मेंस का पेपर दें, वही तरीका है, पहले डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न करना है, पीछे दिए गए जो भी प्रैक्टिस पेपर मैंने बताया आपको, उन सबको लर्न करने के बाद में आपको कच्ची पेंसिल लेनी है, टाइम नोट करना है, ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि मेंस में टाइमिंग कितना मिलता है, उसके हिसाब से आप 10 मिनट पीछे लेकर चलो अपना, 10 मिनट का मार्जिन रखो। जितना भी टाइम आपको मिलता है जो रियल एग्जाम आपका होता है, उसकी जगह 10 मिनट का मार्जिन रखकर चलो, तो अपने आपको पुश करो कि 10 मिनट पहले ही मुझे तो कंप्लीट कर देना है ये खेल, ठीक है। सोल्व करो पेपर को, आपका स्कोर जो भी रहा वो लिखो, फिर से उसको एनालिसिस करो, आपकी नोटबुक में जो जो सिनोनिम, एंटोनिम, कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस थे, जो कुछ भी नया मिला वो नोट करो, और जब आप नेक्स्ट वीक में प्रवेश करो, पिछली चीजों को वापस से रिवाइज करो, आगे बढ़ो। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, ये इतना काम का है, यकीन मानिए। है डिफिकल्ट तो है, डिफिकल्ट, देखो डिफिकल्टी के बारे तो मिलेगा भी क्या। आप सोच भी तो क्या रहे हो, आप सोच रहे हो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का, आप सोच रहे हो कस्टम्स में जाने का, आप सोच रहे हो एग्जामिनर बनने का। जब आप बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हो तो बड़े बड़े प्रयास तो करने पड़ेंगे। छोटी बातें करोगे, छोटे प्रयासों से काम चल जाएगा। अगर ऑफिसर बनने की सोचोगे तो बड़े प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मेरे पास बहुत ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहते हैं दूर दराज क्षेत्रों से कि सर आपका चैनल देखा और हमारा सिलेक्शन हो गया। मेरे चैनल देखने सिलेक्शन नहीं होगा। चैनल देखने से केवल आपको एक गाइडेंस प्रॉपर मिल सकता है, आपका कन्विक्शन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डेडिकेशन ही रिजल्ट ला कर देगा। अगर आप अडिग हैं, आप चिपके हुए हैं इस चीज से, हटने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर, तो हो जाएगा। और आपके लिए गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी है CHSL के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, टाइम अधिक मिल गया है आपको। CGL के स्टूडेंट्स भी ध्यान रखें, हो सकता है कि जो दौर चल रहा है बड़ा भयावह दौर है, और मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अब देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, यही है कि हम घरों में रहें, बाहर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब जब वैक्सीनेशन का हमारा टाइम आए तो हम वैक्सीनेशन पूरी तरीके से करवाएं। ये एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप घर में रह के पढ़ाई करें, बाहर जाने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। पढ़ोगे नहीं, आपका ये नशा नहीं चढ़ेगा आपको जब तक, तब तक आप बाहर भटकने की सोचोगे, घूमने की मन में आएगी, बाहर गॉसिप करने की मन में आएगी। लेकिन जब आपको ये नशा चढ़ गया ना कि मैं पेपर सेट निकाल रहा हूँ और मेरा स्कोर पूरे में से पूरा, एक बात और है, आपको अल्टीमेटली कोशिश किसकी करनी है, 200 में से 200 की। आपको कोशिश किसकी करनी है, 50 में से 50 की। प्री की बात करें तो पूरे में से पूरे मार्क्स। इससे कम जितना भी आए वो सहन नहीं करना है। इससे कम जितना भी आए उसके लिए फिर आपको एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाए तो समझ जाना कि अब आप इतिहास बदलने वाले हो। अगर आपका स्कोर आ रहा है 160 200 में से और आप बहुत खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, तो यकीन मानिए आप उस रेस में नहीं हैं। आप शायद कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आपको अगर ये लग रहा है 160 लाने के बाद कि 40 मार्क्स कहाँ गए और वो 40 मार्क्स जो चले गए हैं वो सोने नहीं दे रहे हैं आपको, तो फिर मानना कि अब आप कुछ कर सकते हो, ऑफिसर बनने वाले हो, है ना। आपका पूरे में से पूरा 195 स्कोर आ रहा है 200 में से, फिर आपको लगे कि यार ये 5 नंबर क्यों नहीं आए, मैंने कहाँ गलती कर दी, इतनी कैलकुलेशन अगर आपके दिमाग ने लगाना शुरू कर दिया तो बस समझ जाओ कि आपका काम हो गया। तो मैंने इस सेशन में जो भी बताया मेरे व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बताया और उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेरीज आपकी हैं तो कमेंट करना, बता दूंगा, कमेंट करके, कमेंट का जवाब कमेंट के थ्रू दे दूंगा आपको मैं कि कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। बाकी तरीके यही हैं, बेस्ट तरीका बताया है मैंने आपको। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंग्रेजी के लिए खास करके बता रहा हूं कि इस तरीके से अप्रोच अगर करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपका रहेगा, बहुत अच्छा क्या, हमें तो फुल मार्क्स प्राप्त करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।